हेलो नमस्कार इंकलाब जिंदाबाद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय तरुण चौहान पर। जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आज से हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मूल विधि। जी हाँ प्यारे साथियों, भारत के किसी भी एग्जाम में अगर मूल विधि से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ कि इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ साथियों, आप बस 2 मिनट इस क्लास को देख लीजिएगा, सभी चीज़ें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने मूल विधि आज से पहले नहीं भी पढ़ी है तो प्यारे भाई आपसे एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। जी हाँ सर प्यारे साथियों, हम इसमें कवर करने वाले हैं कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा और आपसे कुछ क्वेश्चन डिडक्ट किए जाएंगे जो कि यहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेटिव होंगे। जी हाँ साथियों, अब शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्लास को समझिएगा। प्यारे साथी, अब बात कर लेते हैं कि आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। देखिएगा, अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना ये पीडीएफ तो मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस हम इसमें कवर कराने वाले हैं। ये आज आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास के भीतर हम पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम। जी हाँ साथियों, क्लास का मीडियम रहेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक सफिशिएंट क्लास रहेगी और कंप्लीट क्लास हिंदी में ही चलने वाली है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार दहेज प्रतिषेध नियम आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। एक मैं आपके लिए पेज ले लेता हूं और उस पर सभी चीजें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, दहेज प्रतिषेध नियम जो आता है आपका प्यारे भाई 1 जुलाई 1961 द्वारा लागू हो जाता है। क्या 1 जुलाई 1961 को लागू हो जाता है। देखिएगा, लागू होने की डेट और एक आपके पारित होने की डेट, लागू होने की डेट और पारित होने की डेट अलग होती है। पारित होने की डेट आपकी वो डेट होती है जिस दिन यह है यहाँ पर विधानसभा या फिर संसद में रखा जाता है। आपका ये एक बिल की तरीके से पास किया जाता है। बिल आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो प्यारे भाई, जब आपका बिल रखा जाता है, एक तो आपकी वो डेट होती है जिसको आप यहाँ पर पारित डेट बोल सकते हैं, वो है आपकी 20 मई 1961। क्या साथी, 20 मई 1961 को ये यहाँ पर आपका 20 मई के अंदर संसद के अंदर रखा गया था और भाई ये यहाँ से पारित हो गया था। 1 जुलाई 1961 को ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। जी हाँ साथियों, आयोग के आपको सभी चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी। देखिएगा, ये आपका जो एक्ट है ये आपका 2 बार में पास हुआ है। क्या ये आपका एक्ट 2 बार में पास हुआ है। ये एक बार 1959 में भी संसद में रखा गया था, लेकिन ये कुछ कारणों की वजह से लोकसभा में पेश हुआ और फेल हो गया। क्या लोकसभा में फेल हुआ और यहाँ पर फेल हो गया, ये पास नहीं हुआ था। आखिर इस नियम के आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। जो आप यहाँ पर शादी विवाह के समय जो आपका दहेज वगैरह का मैटर चलता है, उस पर रोकथाम लगाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। उस पर रोकथाम लगाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। एक्ट पारित हुआ है आपका प्यारे भाई 1 जुलाई 1961। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। टोटल जो धारा हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, इसकी टोटल 10 धारा हैं और 10 धारा के अंदर ही ये पूरा एक्ट समाप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस किस पर लागू होता है। देखिएगा, ये शादी के बाद की गई मांग और शादी के बाद की गई मांग पर यह लागू होता है। ये कब तक लागू होता है? शादी के बाद 7 साल तक। शादी के बाद 7 साल तक ये आपका लागू हो सकता है। उसके बाद ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके बाद आपकी बीएनएस लागू होती है। तो बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे साथी, इसका उद्देश्य यानी कि प्रस्ताव क्या रहेगा। सभी प्यारे साथी नोट डाउन करते चलेंगे। मैं लिखूंगा बहुत कम और समझाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा। उद्देश्य है आपका दहेज लेना और देने पर रोकथाम। प्यारे साथी, क्या दहेज लेना और देने पर रोकथाम, ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। और प्यारे साथी, अब सीधा अटैक करेंगे अपने लोग धारा 1 की ओर। क्या धारा 1 की ओर चलने वाले हैं और सभी चीज़ें समझने वाले हैं। तो प्यारे साथी, धारा 1 क्या कहती है आपकी, उसको जान लीजिएगा। धारा 1 आपकी प्यारे भाई कहती है संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम और विस्तार और इसका प्रारंभ। तो प्यारे साथी, प्रारंभ मैं आपको बता चुका हूँ। प्रारंभ इसका हुआ है 1 जुलाई 1961 से और साथ ही साथ संक्षिप्त नाम इसका है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। और इसका विस्तार है यहाँ पर प्यारे भाई, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू था। अगर 2019 से क्वेश्चन आएगा तो प्यारे भाई यहाँ आप जम्मू कश्मीर को हटा देंगे और पूरे भारत में इसको लागू करा देंगे। अब बात कर लेते हैं धारा 2 के बारे में। धारा 1 आपको क्लियर हो गई होगी। धारा 1 में है आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अगर कोई प्यारा साथी नोट्स बनाकर चल रहा है तो ये वाली लाइन यहाँ पर डिडक्ट कर लेगा और साथ ही साथ दूसरी धारा की ओर अब हम एक्शन करते हैं। कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आई, क्लास में कोई भी बात समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करके जाइएगा। हमारी टीम जस्ट अ सेकंड रिप्लाई करेगी। अगली क्लास आपको उसके सुधार के नियमित रूप में देखने के लिए मिल जाएगी। प्यारे साथी, दहेज
की परिभाषा। आखिरकार धारा 2 आप यहाँ पर हेडिंग पढ़ाएंगे, इसको आप सेशन भी बोलते हैं। धारा 2 दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा ही क्या है देखिएगा, इस अधिनियम में दहेज में ऐसी स्थिति, ऐसी संपत्ति, आपकी मूल्यवान प्रतिभूति ऐसी अभिप्रेरित होती है जो यहाँ पर विवाह के समय लिया और दिया जाता है। यहाँ पर आपकी चल या अचल संपत्ति, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। धारा 2 के अंतर्गत ये आपका आता है। प्यारे भाई, अब आपकी मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है उसको जान लीजिएगा। एक एक शब्द को पूरी तरीके से विस्तार में समझेंगे। देखिएगा, मूल्यवान प्रतिभूति आपकी वो यहाँ पर प्रतिभूति होती है, जैसे आपका यहाँ पर स्टाम्प वगैरह हो गया, या फिर आपके किसी प्लॉट वगैरह के कागज़ हो गए। कहते हैं कि शादी में लड़के के नाम प्लॉट कर दिया, तो भाई ये आपका कागजी मुद्रा के रूप में होता है। या फिर कोई बिडोल वगैरह, चेक, एफडी, ये आपकी मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं चल अचल संपत्ति। देखिएगा, अचल संपत्ति आपकी वो होती है जिसको कहीं चलाया ना जा सके। देखिएगा, चल अचल संपत्ति में आपका क्या डिफरेंस होता है। चल संपत्ति आपकी वो होती है जिसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है, अचल संपत्ति कहीं भी यहाँ पर आपकी जा नहीं सकती। तो आपको क्लियर होता चल रहा होगा, यानी कि आप ऐसे सामान को समझ सकते हैं। देखिएगा, आपकी जो यहाँ पर भूमि होती है, भूमि आपकी एक अचल संपत्ति है, उसको कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता। आपका घर एक अचल संपत्ति है, उसको भी कहीं लेके नहीं जाया जा सकता। तो आपको ये क्लियर होता चल रहा होगा क्या आपकी चल संपत्ति है और क्या आपकी अचल संपत्ति है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट धारा के बारे में। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो वीडियो में कमेंट करके जाइएगा। अगली क्लास इतनी डीप में हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। देखिएगा, बात कर लेते हैं अब आपकी धारा 3 के बारे में। तो धारा 3 क्या कहती है, दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही यहाँ पर आपके अपराध हैं। और प्यारे साथी, दहेज लेने और देने की जो सज़ा है ये आपकी धारा 3 में बताई गई है। ठीक है, आपकी धारा 3 में क्या है, सज़ा। अभी भी बता रहा हूँ, क्लास पूरी देख लोगे तो क्वेश्चन एक नहीं बचेगा। जी हाँ साथियों, अभी क्वेश्चन भी आपके चलाए जाएंगे। क्लास पूरी देखोगे तो क्वेश्चन एक नहीं बचेगा। प्रीवियस ईयर में आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ, एक बार फिर से कवर करेंगे तो उसको समझ लीजिएगा। धारा 3 में है आपकी शास्त्री। देखिएगा, आएगा शास्त्री, ये आप लैंग्वेज देख सकते हैं, एग्जाम लैंग्वेज। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसको आप सजा बोलते हैं। मोटे मोटे शब्दों में क्या बोलेंगे, सजा। कितनी सज़ा है आपकी प्यारे भाई, कम से कम आपकी 5 साल की सज़ा, कम से कम होगी इसमें आपको 5 साल की सज़ा। और साथ ही साथ यहाँ पर 15,000 रुपये का जुर्माना। जुर्माना ये आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो आपका जुर्माना है भाई, आपकी मांग के हिसाब से बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे आपने दहेज में मांगा, क्या मांगा आपने, मांग लिया भाई मोटरसाइकिल मांग लिया, क्या मोटरसाइकिल आपने मांग लिया, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर जो जुर्माना है वो आपका बढ़ जाएगा। आप इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। जुर्माना कभी भी यहाँ पर निश्चित नहीं रहता, जुर्माना घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन सज़ा जो है 5 साल से कम नहीं होगी। अगर किसी पे ये यहाँ पर आपका केस दर्ज हो जाता है और ये सिद्ध हो जाता है, ये केस दर्ज हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, तो प्यारे भाई यहाँ पर 5 साल से कम सज़ा नहीं होगी। एक चीज़ आपकी ऊपर रह गई है पढ़ाने से, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। धारा 2, धारा 2 में आपका एक शब्द है, क्या शब्द है, मेहर। मेहर आपका एक शब्द है प्यारे साथी, इसको आप अभी क्लियर कर लेंगे। मेहर क्या है, मेहर एक ऐसी यहाँ पर आपकी राशि है जो लड़का लड़की वालों को पैसे देता है। ये आपका जो कटवा कल्चर होता है, जो आपका मुस्लिम कल्चर होता है प्यारे भाई, उसमें आपका ये यूज़ किया जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये आपका मुस्लिम कल्चर में यूज़ किया जाता है। और जो मुस्लिम होते हैं ये मेहर के रूप में धनराशि लड़की वालों को देते हैं। और ये दहेज में नहीं आता, बस इस चीज़ को आप ध्यान से रखेंगे, ये आपका दहेज में नहीं आता। अब क्वेश्चन आएगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन डिडक्ट करता हूँ, क्या मेहर एक दहेज है, क्या मेहर एक दहेज है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, मेहर एक दहेज नहीं है। अब एक आपका देखिएगा, एक लाइन है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप नोट करते चलेंगे। देखिएगा, जो दहेज होता है आपका, जो दहेज होता है वो मांग द्वारा ही उत्पन्न होता है। क्या दहेज की जो परिभाषा है वो इसको डिडक्ट करती है कि दहेज मांग द्वारा ही उत्पन्न होएगा। अगर कहीं पे मांगा जाएगा तो ही दहेज आएगा। समझ गए, आपको क्लियर होता चल रहा होगा। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, उस निर्णय को आप लिख सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है, फिर भी आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, एक हरिवंश सिंह थे और एक आपके सूरशरण सिंह मौर्य थे, जो आपके 1989 में यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि मांग द्वारा ही दहेज उत्पन्न होगा। समझ गए। अब आप चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा आपकी क्या कहती है, और सभी चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही होंगी। धारा 3 में सजा, धारा 2 में आपकी दहेज की परिभाषा, और धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। अब धारा 4, अब धारा 4 की ओर चलते हैं। धारा 4 क्या आप कहती है, धारा 4 आपकी कहती है दहेज मांगने पर सजा। दहेज
मांगने पर सजा। देखिएगा धारा 3 और धारा 4 में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। धारा 3 आपकी दहेज के लिए सजा है, जब दहेज आपको मिल गया है और आप पे अपराध सिद्ध हो गया है। और ये है आपका दहेज मांगने पर सजा, यानी कि आपसे आपके यहाँ पर लड़की वाले के यहाँ, आप लड़की वाले हैं और आपके यहाँ लड़के वाले आते हैं और प्यारे साथी आपसे दहेज की मांग करते हैं और आप अपना मुकदमा दर्ज करा देते हैं, आप अपना मुकदमा दर्ज करा देते हैं और ये बात किसी तरीके से सिद्ध हो जाती है, तो ये है आपकी भाई दहेज मांगने पर सज़ा। कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 साल की सज़ा। जुर्माना जो लगेगा 10,000 का जुर्माना लगेगा। कम से कम 6 माह की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा। और भाई जुर्माना जो लगने वाला है अपना 10,000 रुपया जुर्माना लगने वाला है। इस बात को सभी क्लियर करके रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो कृपया करके बताएं। अगर ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो कमेंट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट है आपकी धारा 4 का 1। क्या धारा 4 का 1 लिख लें या फिर धारा 4 का क्या लिख लें या फिर धारा 4 का ए लिख लें, किसी भी प्रकार के आप लिख सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। यह है आपका दहेज विज्ञापन पर रोक। अब विज्ञापन आपका क्या होता है ये आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं। दहेज विज्ञापन पर पाबंदी यानी कि दहेज विज्ञापन पर रोक। दहेज विज्ञापन पर रोक किस प्रकार से दहेज का विज्ञापन करा जाता है उसको जान लीजिएगा। देखिएगा दहेज विज्ञापन कुछ इस प्रकार से होता है जैसे आपने अखबार, न्यूज़पेपर या फिर टीवी वगैरह में देखा होगा, किसी को यहाँ पर दहेज मिल गया। क्या किसी को यहाँ पर दहेज मिल गया और प्यारे साथी वो पब्लिसिटी करने की कोशिश करता है कि मेरे लड़के को दहेज में एक फॉर्च्यूनर, 50 लाख रुपया कैश और एक प्लॉट ऐसे मिला है। तो ये एडवर्टाइजिंग पूरी तरीके से इस पर रोक है, ये गलत है। आप इसके खिलाफ FIR करा सकते हैं। और एक होता है आपका दहेज विज्ञापन यानी कि जो शादी वगैरह के लिए किया जाता है। अखबार में आपने खबर पढ़ ली कि जो मेरी लड़की से शादी करेगा उसको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये भी आपका एक प्रकार की यहाँ पर सजाई है। इसके लिए भी आपकी एक प्रकार की सजाई होगी। भाई ये एक संगीन अपराध है। अब बात कर लेते हैं अब इसके लिए सज़ा कितनी है वो जान लीजिएगा। सज़ा जो पड़ेगी आपकी कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष। जुर्माना 15,000। जुर्माना हाथों हाथ लिखते हुए चलेंगे आपको। देखिएगा धारा 4 में आपकी जो सज़ा थी 6 माह से 2 साल और धारा 3 में जो सज़ा थी कम से कम 5 साल और 15,000 का जुर्माना। जुर्माना धारा 4 की 1 और 3 में सेम है और धारा 4 में जो जुर्माना है वो आपका 10K यानी कि 10,000 रुपये का है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, आपकी समझ में भी नहीं आएगी। आपको बहुत ही सरल भाषा में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं बचने वाला। अब धारा 5 यानी कि सेशन 5 अपनी कॉपी में हेडिंग पढ़ाएंगे और भाई लिखेंगे दहेज के संबंध में किए करार शून्य होंगे, यानी कि दहेज लेना या देने के लिए जो करार किए हैं वो शून्य होंगे। ये धारा से अपना कोई ज़्यादा विस्तार भी नहीं है और इसको यहाँ पर ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। जो आपके दहेज के संबंध में जितने भी वाक्य कहे जाएंगे, करार किए जाएंगे, उन सभी को शून्य मांगना जाएगा। ये बस इसलिए बताया गया है। धारा 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग पढ़ाएंगे धारा 6 वो लिखेंगे दहेज का, प्यारे साथी लिखेंगे दहेज का महिला व उसके परिवार, महिला व उसके परिवार या उसके वारिसों के लिए होना, यानी कि जो आपका दहेज मिला हुआ होता है। अब मान लीजिएगा किसी की शादी हो गई, बंटी की शादी होगी, बंटी को भाई दहेज मिल गया कैड़ा वाला। क्या भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई और भाई कैसे मिल गया अच्छा खासा, यानी कि उसको दहेज मिल गया। तो दहेज जब उसको मिल गया, अगर उसको यहाँ पर अपराध से बचना है तो भाई विवाह से पहले लिया दहेज या फिर विवाह के बाद लिया दहेज, विवाह की तिथि के, अगर आपने विवाह से पहले दहेज लिया है, विवाह से पहले दहेज ले लिया है अपनी महिला मित्र से, तो प्यारे भाई उसको 3 माह, विवाह की तिथि के 3 माह के बाद वो महिला के नाम पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। वो फिर संगीन अपराध में नहीं आता है। कारण आपका यही है, दहेज प्रयोग होगा ओनली ओन महिला के लिए। जो सामान आपको दहेज में मिला है उसका प्रयोग केवल महिला के लिए है, ऐसा इस धारा में बोला गया है। धारा 6 अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो भाई अब चलते हैं धारा 7 की ओर। इसमें और भी कुछ टर्म है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डलवा के रखा हूँ और इसको अच्छे से रीड कर लें। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। जो आपको बताया जा रहा है बस समझते हुए चलेंगे भाई, कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। सज़ा,
अब इसकी सज़ा जान लीजिएगा। अगर ये महिला मित्र के नाम पे आपकी नहीं होता है, आपकी वाइफ के नाम पर नहीं होता है, तो 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा, 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा इसके अंतर्गत होगी और कम से कम 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना आप पर ठुक जाएगा। भाई जुर्माना मैं पहले भी बता रहा हूँ, जुर्माना बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पर अपराध पनाह लेता जाएगा, जुर्माना उसी प्रकार से इंक्रीज होता जाएगा। धारा 6 आपकी इस प्रकार समाप्त होती है। अगले 2 मिनट में आपका पूरा एक्ट समाप्त हो जाएगा। और भाई इसी प्रकार से आपकी क्लास चलेगी। क्लास इस प्रकार से चलेगी, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जो आपके छोटे छोटे एक्ट हैं वे 20 से 30 मिनट के भीतर आपके बिल्कुल खोपड़ी में बसा दिए जाएंगे। क्वेश्चन तो आपसे एक बार जाना ही नहीं है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्लास के अंदर कोई गलती है तो कृपया करके क्षमा करेंगे और आगे इसी प्रकार क्लास में बढ़े रहेंगे। तो प्यारे भाई धारा 7 आपकी आ जाती है। धारा 7 क्या रहेगी? धारा 7 को समझ लीजिएगा, डाल लेंगे सेशन 7। सेशन 7 आप अपनी कॉपी में हेडिंग पढ़ाएंगे और उसको लिखेंगे भाई अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है उसको जान लीजिएगा भाई। अपराधियों का संज्ञान एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ कहाँ है भाई। ये कर सकता है आपका महानगर मजिस्ट्रेट और साथ ही साथ आपका प्यारे भाई आपका जो यहाँ पर उस समय न्यायिक श्रेणी वाला न्यायाधीश होगा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक न्यायाधीश। क्या लिखेंगे भाई? प्रथम श्रेणी का, प्रथम इसमें लिखा भी है, ये देख लीजिएगा। प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। तो प्यारे भाई इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, आपकी समझ में भी नहीं आएगी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस उसको समझ लीजिएगा। अपराधों का संज्ञान और महानगर मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान कर सकेगा। प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश कर सकेगा। कार्यवाही कौन करेगा? इस पर कार्यवाही करेगा आपका पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। कार्यवाही जो होगी भाई आपकी होगी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या आ जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आपकी किस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी? ऑप्शन में आ जाए धारा 7 पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, धारा 6 मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 4 मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे धारा 7 पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। तो भाई इस प्रकार से आपकी धारा 7 क्लियर हो गई। अब चलते हैं धारा 8 की ओर। देखिएगा धारा 8 क्या कहती है। धारा 8 आपकी बहुत ही सिंपल है। इसमें आती है अपराधों की प्रवृत्ति, यानी कि अपराध का नेचर ऑफ यहाँ पर आपका क्राइम क्या है भाई? क्राइम का नेचर क्या है? आपका संज्ञेय अपराध है। क्या भाई? आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे सेशन 8 और लिखेंगे यहाँ पर अपराध का नेचर। अपराध का नेचर है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध आपका वो अपराध होता है जिसमें आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी समझ लीजिएगा। और भाई ये आपका असमनीय अपराध है। क्या? असमनीय अपराध है। असमनीय अपराध है। असमनीय अपराध क्या होता है? असमनीय अपराध आपके वो अपराध होते हैं जिसमें समझौता बिल्कुल नहीं होता, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पर इसमें जमानत होती है। तो कैसा अपराध है? गैर जमानती है और संज्ञेय असमनीय अपराध है। अगर आप चाहें तो धारा 8 का ए भी लिख सकते हैं, जिसको 8 का बन लिखे। यहाँ पर क्या है? आरोपी पर सबूत का भार होगा, यानी कि जिस पर आरोप सिद्ध हुआ है वो चाहता है कि उस पर कोई फाइल दर्ज ना हो, उसने ये अपराध नहीं किया है, तो भाई वह अपने अपराधों का जो सबूत है, अपने निर्दोष होने के सबूत को न्यायालय में पेश कर सकता है। और जो धारा 3 और 4 उस पर साबित हुई हैं उनसे बचकर यहाँ पर सजा से बच सकता है। तो भाई आपकी धारा 8 इस प्रकार से समाप्त हुई। अब चलते हैं धारा 9 की। 9 से पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 8 का बी। धारा 8 का बी कहता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा उसको जान लीजिएगा भाई। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके पूरे मामले की जांच करेगा, जिसको आप डीपीओ बोल सकते हैं। क्या भाई? डीपीओ बोल सकते हैं। डीपीओ के नाम से भी आपको ये एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी नियुक्ति जो होगी भाई राज्य द्वारा होगी। क्या भाई? आपके राज्य द्वारा होगी। जिस भी राज्य का मामला होगा वही इसकी नियुक्ति करेगा। तो धारा 8 आपकी पूरी तरीके से क्लियर है। धारा 9 पढ़ लीजिएगा, नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति इसमें केंद्र के पास है भाई। मुख्य रूप से जो आपका नियम बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो भाई ये इस प्रकार से धारा 9 ख़त्म हो गई। इसमें कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। और दहेज की स्थिति जान लीजिएगा, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दहेज की स्थिति, कुछ भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए भैया। दहेज की स्थिति आपकी 3 प्रकार की होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए दहेज कितनी स्थितियों में मांगा जा सकता है, तो 3। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ लेते हैं धारा 10, जो कि आपके आर्टिकल यहाँ पर एक्ट की लास्ट धारा है।
राज्य सरकार द्वारा कुछ नियम इसमें बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसमें कुछ नियम आपके बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से धारा समाप्त हो गई और आपका जो एक्ट है भाई दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो वीडियो में कमेंट करके जाइएगा। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब ये आपको कितनी समझ में आया है, कितना नहीं आया है, ये कैसे पता चलने वाला है? जो मैंने बताया है, जो मैंने बढ़ाया है, एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन आ गया हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारा डाउट अगर बन रहा है तो भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक आपकी वेबसाइट है सुपर पाठशाला, उसमें आप लिखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ऑल MCQ। अगर एक भी MCQ आपसे बच जाए, एक भी MCQ इस क्लास से बाहर चला जाए, तो आप वीडियो में आकर कमेंट कर दें भाई। अगले दिन ही आपकी क्लास बिल्कुल पूरी तरीके से मोड बदल जाएगा और बिल्कुल आपकी क्लास में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं बचने वाला। क्वेश्चनों पे जाके अटैक करें। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों की भी यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए, वीडियो में कमेंट करके जाइएगा। अगली क्लास क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम। तो भाई रेडी रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको मिलती रहेगी और ये UPSI तक अब आपकी सीरीज रुकने नहीं वाली है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।